It's all about humanity. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष सोनवने और आपका स्वागत है इस नए नवेले चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट लॉ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे भारत के अलग अलग लेजिस्लेशंस, भारत के अलग अलग कानून। तो आज हम देखते हैं फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है उसमें क्या डेवलपमेंट्स थे। तो शुरुआत करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के डेवलपमेंट्स थे उसमें क्या हुआ था और कहाँ तक हम आए थे। तो आज देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1851 और भारत के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत थी। तो स्वतंत्रता के पहले जो भी सारे लेजिस्लेशंस थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उसका जो एक इम्पैक्ट था, उसका जो एक इन्फ्लुएंस था, वो इंडिपेंडेंस के बाद के जो सब लेजिस्लेशंस हुए, सब कानून हुए, सब लॉज हुए, उन पे उसका इम्पैक्ट हुआ है। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था वो लॉर्ड पामस्टन जो थे, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बिल पेश किया जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, मतलब जो एक हम उसे मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहते हैं, जो अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिसिंग थी, जैसे मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी एडमिनिस्ट्रेशन, और उस इंटेंशन से लॉर्ड पामस्टन ने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की इस्टेब्लिशमेंट की। और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो एक मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंग्लैंड में थी, उस मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भारत में स्थापित करना। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद आता है द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसके जो मेन फीचर्स थे वो थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड गवर्नर जनरल होंगे, उसमें 5 एक ऑर्डिनरी मेंबर्स शामिल किए जाएंगे। उसमें से जो 3 मेंबर्स रहेंगे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, उनको वो पावर्स होगा कि वो अपॉइंट करेंगे। बाकी 2 में से जो एक मेंबर होंगे वो एक लॉ मेकर होंगे और दूसरा जो होगा वो फाइनेंस मेंबर होगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था, माइलस्टोन लेजिस्लेशन था, उसके बाद ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो था 1861 वो आया। गवर्नर जनरल के पावर्स इस एक्ट के तहत बढ़ाए गए और इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था उसको ये पावर्स मिला कि वो प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट कर सकता था। इंडियंस जो थे, इंडियंस एसोसिएटेड विथ लॉ मेकिंग, और पहली बार लॉ बनाने की इस प्रक्रिया में हमारे इंडियंस को शामिल किया गया। जो भी भारतीय सदस्य थे उस वक्त के, उनको उस लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद आता है दोस्तों द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। हमारे भारत में जो अलग अलग राज्यों के लिए हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं, जो हम देखते हैं वो सभी हाई कोर्ट्स इसी एक्ट के तहत बनाए गए। पहले जो हम जानते हैं जो 3 प्रेसिडेंसी कोर्ट्स थे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट्स थे उनकी जगह अब हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। और फिर बाद में सभी स्टेट्स में, इलाहाबाद हो, पंजाब एंड हरियाणा हो, या कर्नाटका हो, या फिर महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र एंड गोवा हो, सभी राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट्स स्थापित किए गए। दोस्तों, फिर आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1870। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कानून बनाने के और लॉज बनाने के बहुत सारे पावर्स मिले। जहाँ भी कम डेवलप्ड वाले एरियाज़ थे, जहाँ भी लेस डेवलप्ड वाले एरियाज़ थे, वहाँ पे इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल थे उनको
लॉज बनाने के अधिकार इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1870 से मिले। अब ये जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जो था वो बहुत ही पावरफुल बॉडी थी। जैसे हमने प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में या लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में देखा कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जो था वो एक एपिलेट बॉडी थी। जो भी सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत से जो भी अपील्स जाते थे वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल तक जाते थे। फिर बाद में दोस्तों इमर्जेंस ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म हुआ। जैसे हमने सभी ने इतिहास में पढ़ा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो एक उठा हुआ था, अंग्रेज़ों को एक डाउट था कि कहीं ना कहीं इस विद्रोह में, इस उठाव में कहीं ना कहीं मुस्लिम शामिल थे। और इस 1857 का जो उठाव था, इस उठाव ने सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक ही साथ लाया। लेकिन अंग्रेज़ों को इस उठाव में जो एक अच्छा मुंह मिला आगे जाने का, इस उठाव में जो सभी भारतीय थे उनका पराभव हुआ। लेकिन मुस्लिम समाज जो था, मुस्लिम समाज को अंग्रेज़ अपना दुश्मन समझते थे और मुस्लिम समाज भी अंग्रेज़ों को दुश्मन समझता था, क्योंकि अचानक से जो अंग्रेज़ों का एक मूव हुआ था कि वो जो निगोशिएशंस थे, वो सारे निगोशिएशंस, डिस्कशंस जो थे वो अचानक से उन्होंने हिंदू लीडर के साथ करना स्टार्ट किए। जबकि मुस्लिम्स जो रूलर्स थे, जैसे हम जानते हैं बाबर से लेके, हुमायूं से लेके औरंगज़ेब तक उन्होंने भारत पे इतना राज किया, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के मन में भी अंग्रेज़ों के बारे में एक नफ़रत थी कि अचानक से उन्होंने उनकी तरफ मुँह क्यों फेर लिया। और ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह से बहुत ही बड़ा जो फ़ायदा था वो अंग्रेज़ों को हुआ। और हिंदू लीडर्स को पर्टिकुलरली अंग्रेज़ों ने बहुत सारा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया। जनरली जैसे हमने भी हिस्ट्री में पढ़ा है कि 1857 का जो विद्रोह था, उसके बाद जो था एक नेशनलिज़म का जो ये था दौर था वो स्टार्ट हो गया। और सभी भारतीयों को लगा कि अब जो एक नेशनलिज़म का जो दौर, उसमें वो उन्होंने ये किया। दोस्तों, ये जो वही दौर था, वहाँ पे एक इंडियन नेशनलिज़म का उदय हुआ। लॉर्ड लिटन जो थे, उन्होंने एक जगह सही बताया है कि अब तक अंग्रेज़ों ने जो स्वतंत्रता के विद्रोह को बुरी तरह से दबाने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, और उसी कोशिश की वजह से ये नेशनलिज़म जो था भारतीयों के मन में पैदा हुआ। जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेज़ जब भारत में आए तो पहला एक वाइसरॉय था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव से लेके डलहौजी या लॉर्ड माउंटबैटन तक उनकी जो एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, जो पूरे प्रिंसलेस स्टेट्स को स्कैटर्ड करके राज करना, वो पॉलिसी उन्होंने बरकरार रखी। दूसरा भी एक इसका रीज़न था कि उनकी दूसरी जो पॉलिसी थी, एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसलेस स्टेट्स, जैसे हम झांसी का एग्जांपल देखते हैं, तो उसी पॉलिसी के तहत उन्होंने बहुत सारे जो प्रिंसलेस स्टेट्स थे वो एनेक्स करना, अटैच करना स्टार्ट किया। अंग्रेज़ों के जो ऑफिसर्स थे, अंग्रेज़ों के जो आला अधिकारी थे, उनको भी एक रियलाइजेशन नहीं था कि हम भारत में तो वो बुरी तरह से जो इंडियंस थे, नेटिव्स थे, उनके साथ वो बुरी तरह से पेश आते थे। वो उनको रॉन्ग ट्रीटमेंट देते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था उन दिनों। नेशनलिज़म को जो बढ़ावा देने में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा हाथ था। उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ दोस्तों कि 1869 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे, उन्होंने एक रिट ऑफ मैंडेमस फाइल किया था क्वींस बेंच में, क्योंकि उनको जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी, इंडियन सिविल सर्विसेज में उनको एडमिट करने से उन्होंने इनकार किया था। तो ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने 1947 तक, पार्टीशन तक, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, वहाँ तक उन्होंने बरकरार की। लॉर्ड एलनबर्ग जो है, वो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को एक लेटर में लिखते हैं कि
ब्रिटिश शुड सिक्योर द सपोर्ट ऑफ 9/10, मतलब 9/10 जो थे हिंदूज थे, और ब्रिटिश कैन इग्नोर द सपोर्ट ऑफ 1/10 जो मुस्लिम थे। तो ऐसे उनकी एक धारणा थी कि अब जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में हिंदूज़ है तो उनकी तरफ बढ़ावा दिया जाए, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, और जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी और हैंडीक्राफ्ट्स के भी जो कुछ एरियाज़ थे और वो जो हुनर था उनकी तरफ भी उन्होंने बढ़ावा देना कुछ उचित नहीं समझा। अरब देशों में उन दिनों जो वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसमें भारतीय मुस्लिम समाज को एक प्रेरणा मिली और अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों की जंजीरों से आज़ाद होने के लिए उन्होंने उसमें शुरुआत की। तो एक नेशनलिज़म का वो एक दौर था जहाँ पे जो एक इंडिपेंडेंस का जो पैशन था वो सभी भारतीयों के मन में था, और जो एक डर था भारतीयों के मन में, जो अंग्रेज़ यहाँ आए वो सिर्फ आए नहीं लेकिन उनका जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर वो भारत में अपने साथ लेके आए। भारतीयों को एक डर था कि कहीं वो वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न सिविलाइजेशन यहाँ पे ना स्थापित हो, यहाँ पे ना वो कंटिन्यू हो। अंग्रेज़ी भाषाओं को भी उन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने के बाद जो हिंदू और मुस्लिम समाज में सिविल सर्विसेज के जो रिक्रूटमेंट थे उस पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो कोर्ट की लैंग्वेज भी जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस कोर्ट की लैंग्वेज को एक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकग्नाइज करने का उसने फैसला किया। इस फैसले से भी जो हिंदू समाज था और मुस्लिम समाज था भारत का वो बहुत आहत हुआ। 1857 का विद्रोह जो था दोस्तों किसी एक जाति या धर्म के लिए सीमित नहीं था, बल्कि इस विद्रोह ने सभी जातियों को, धर्मों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। और जो एक पीरियड था उस टाइम का वो इंडियन नेशनलिज्म के ग्रोथ का, उसके डेवलपमेंट का वो पीरियड था। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में और एक डेवलपमेंट हुआ जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसमें वो एलन ह्यूम, दिनशॉ वाच्छा और दादा भाई नौरोजी ने इस ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। फिर बाद में आता है दोस्तों इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इस एक्ट के तहत जो मुख्य प्रावधान थे वो थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो रिप्रेजेंटेशन था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया जाए, और जो उसकी संख्या थी वो कम से कम 10 और 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो अधिकार थे वो भी बढ़ाए, लेकिन इस एक्ट में कुछ खामियां थी और काउंसिल और उनके मेंबर्स को जनरली ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे, और नॉमिनेशन के रूल्स भी बहुत डिफेक्टिव थे। मेंबर्स की जो संख्या थी वो भी बहुत कम थी। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि पंजाब को इस एक्ट के तहत काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों इस एक्ट को एक महत्वपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स की जो संख्या थी वो उन्होंने बढ़ाई, और चुनाव का प्रावधान भी इसमें किया गया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के कार्य पद्धतियों को भी इसमें बढ़ावा मिला। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने जब एज अ गवर्नर जनरल कमान संभाली तो भारतीय लोगों के बीच में वैसे भी कुछ कर्जन के बारे में खास अच्छे विचार नहीं थे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो था वो हर एक विद्रोह को बुरी तरह से कुचलने में माहिर था। और जैसे हम जानते हैं कि 1905 में उसने बंगाल का विभाजन किया और इस विद्रोह को और उसने बढ़ावा दिया। फिर आता है दोस्तों इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको हम दी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय बने,
लेकिन कर्जन ने अपने कार्यकाल में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, उन प्रॉब्लम्स को लॉर्ड मिंटो को फेस करना पड़ा। उसी दरम्यान भारत के लीडर्स की जो पॉलिटिकल अवेकनिंग थी, एक पॉलिटिकल एम्बिशन थी कि हमको भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को नज़रअंदाज नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अब उनको भी पता चला था कि जो भारतीय लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स हो या फिर मुस्लिम लीग के लीडर्स हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और अंग्रेज़ों ने भारत में इस बढ़ती एकता का भी एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने जो उनका पुराना एक डाव था, डिवाइड एंड रूल, उसको खेलना फिर से उन्होंने शुरू किया। दोस्तों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी हम सब जानते हैं 1906 में हुई, और तब के लगातार मुस्लिम लीग सभी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रही थी। फॉर्चुनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इंग्लैंड में एक अच्छा माहौल तैयार हुआ, एक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। और क्योंकि मिंटो जो एक वाइसरॉय थे और लॉर्ड मॉर्ले उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भारत के राजकीय और संवैधानिक सुधारों के लिए सर ऑरेंडल के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट थी जो 1906 में लॉर्ड मॉर्ले को सौंप दी, और 1909 में ब्रिटेन पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया। अभी सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो साइज़ थी, वो साइज़ इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स से बढ़ा दी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय जो थे वो नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स में उसमें शामिल किया गया। सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल का इसमें महत्व बढ़ा गया। इस एक्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डाल दिए, जैसे कि भारत के फॉरेन रिलेशन के बारे में प्रिंसले स्टेट से कुछ भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो सारा एरिया था वो सब गवर्नर जनरल और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे पर्टिकुलरली, उनके पास वो सभी राइट्स रह गए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की सबसे बड़ी खामियां ये थी दोस्तों कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने कम्युनल इलेक्टोरेट्स के आधार पर मुस्लिम को या मुस्लिम समाज को अलग रिप्रेजेंटेशन देने का इसमें उन्होंने वादा किया। दास एमएन जो एक हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल को विभाजित करके कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, जो उसके बीज बोए थे, उसमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने का वादा करके उस चिंगारी को और बढ़ावा दिया। फिर दोस्तों, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन लेजिस्लेशन था प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज फिफ्थ जो थे वो पहली बार दिल्ली आए, और आते ही उन्होंने राजधानी कलकत्ता में जो थी वो दिल्ली में उन्होंने शिफ्ट की। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले कलकत्ता में स्थापित किया गया, जो दिल्ली के पहले जो राजधानी थी वो भी राजधानी कलकत्ता में थी। जॉर्ज फिफ्थ ने ये राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके ट्रांसफ़र करके दिल्ली में स्थापित की, और उनको ये भी एहसास हुआ कि अब भारतीय लोगों को प्रशासन में मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन मिलना ज़रूरी है। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेज़ों की आगे की पॉलिसी क्या रहेगी, इसके बारे में उन्होंने सवाल पूछा कि भाई आप आगे जाके इंडियन रिप्रेजेंटेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो उसको जवाब देते हुए ईडी मॉन्टेग्यू ने, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हम सब जानते हैं, उसके जो मॉन्टेग्यू थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने स्पीच में कहा कि भविष्य में इंडियंस को प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिलेगा। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में जो भी इंडियन लीडर्स है, जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स है, चाहे वो कांग्रेस के हो या मुस्लिम लीग के हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और इसी वादे को पूरा करने के लिए 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ उन्होंने एक स्कीम बनाई, उसे मॉन्टफोर्ड स्कीम भी कहा जाता है दोस्तों। और इस एक्ट के तहत प्रोविंसेस में एक
फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, जिसको डायरेकी भी यानी डायरेकियल सिस्टम भी हम कहते हैं। वो डायरेकियल सिस्टम 1919 के एक्ट में भी था, 1935 के एक्ट में भी था। लेकिन मॉन्टफोर्ड स्कीम जो था, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को खास कुछ राज नहीं आया और उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। फिर दोस्तों आता है साइमन कमीशन। जैसे हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि साइमन गो बैक, जैसे मैंने भी स्कूल में पढ़ा था साइमन गो बैक। लेकिन साइमन का जो इतना ज़ोरदार विरोध हुआ वो क्यों हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। साइमन कमीशन जो था वो 1929 में आना था, लेकिन इंडियन लीडर्स के प्रेशर की वजह से साइमन कमीशन जो था वो 1927 में इंडिया आया। अब ये जॉन साइमन जो था, एक्चुअली साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारतीय मेंबर्स थे, जो उनकी डिमांड थी कि भारतीय मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उनको मिलना चाहिए, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए जॉन साइमन इंडिया आया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि उस जॉन साइमन कमीशन को विरोध करते हुए ये विरोध इतना ज़बरदस्त था कि उसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई। साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट किया गया। 2 साल पहले ये आया, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि इंडियन लीडर्स का उस पर प्रेशर था और ये कमीशन 1928 में भारत आया और 1930 जो 24 जून 1930 में उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंप दिया। अभी इस साइमन कमीशन को इतना विरोध क्यों हुआ, तो हम सब जानते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लास था इंडिया का, जो अनटचेबल्स थे, उन अनटचेबल्स को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना था। और शायद ये बात कुछ कांग्रेस लीडर्स को राज नहीं आई और उन्होंने इसको बहुत सारा विरोध इसमें किया। स्पेशली जो कांग्रेस ने साइमन का जो विरोध किया, और इसमें हम सब जानते हैं कि लाला लाजपत राय का उसमें डेथ हो गया। बाद में आता है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। भारत के सभी जातियों और गुटों को मान्य हो ऐसा एक सर्वमान्य कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो चैलेंज था वो उस समय कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और इसी हेतु द्वारा सभी पार्टियों का एक सम्मेलन 28 फरवरी 1928 में दिल्ली में और 19 मई 1928 में बॉम्बे में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में बुलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अलग अलग कमिटीज़ एस्टेब्लिश की जाए और ये कमिटी अपने अपने रिपोर्ट्स सबमिट करके उसके ऊपर आगे काम कर सकें। इस नेहरू रिपोर्ट को जो बाकी हिस्टोरियंस है, बाकी जो मेंबर्स है, एक मास्टरली एंड स्टेटमेंट्स लाइक भी इसको कहा जाता है। सभी पार्टियों ने एक मत से लखनऊ में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में अगस्त 1928 में इस नेहरू रिपोर्ट का एक्सेप्ट किया। लेकिन उसको जब समर्थन देने का समय आया तो सभी पार्टियों ने इसमें अपना स्वार्थ देखने की कोशिश की और फाइनली ये जो नेहरू रिपोर्ट था वो नेहरू रिपोर्ट इसमें फेल होता दिखाई देता है। आते हैं दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्पेशली जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के रिकमेंडेशन पे बुलाई गई थी और जो लॉर्ड ये थे साइमन और जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट थे उसके आधार पर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का विशेष आयोजन किया गया। हम सभी जानते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लीडर्स, बहुत सारे जातियों के लीडर्स इसमें शामिल हुए। जैसे डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चले गए, महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, सिख्स के कुछ लीडर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए, मुस्लिम्स की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना चले गए। दोस्तों एक बात खास है कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
कांग्रेस शामिल नहीं हो पाई क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दरमियान मैक्सिमम सभी कांग्रेस के लीडर्स को उस समय अरेस्ट किया गया था। 58 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी ब्रिटिश इंडिया की, वो इस साइमन कमीशन में शामिल हुई और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अनटचेबल्स के लिए एक अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और एडल्ट फ्रेंचाइज की भी इसमें मांग की। ये जब बात गांधी जी को पता चली कि डॉक्टर आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट में अनटचेबल्स के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की, तो गांधी जी डर गए ताकि हिंदू का जो बंटवारा है वो अलग अलग गुटों में ना हो। ऑलरेडी भारत का बंटवारा होने जा रहा था, पाकिस्तान नाम का अलग राष्ट्र बनते। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दोस्तों जो 1931 सितंबर 1931 से लेके दिसंबर 1931 तक ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया और अंग्रेज़ों ने जो कम्युनल अवार्ड को मान्यता देने की बात की थी उसका गांधी जी ने बहुत ज़ोर से विरोध किया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कहना था कि अगर आप सिखों को, मुस्लिम्स को और बाकी लोगों को अलग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो फिर डिप्रेस्ड क्लास जो था उस समय का, अनटचेबल्स थे, उनको अलग रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिल सकता। तो इस तरह से उसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने बहुत ज़ोर से इसको अपोज किया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक चली। इस कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशंस एक श्वेत पत्र के द्वारा प्रकाशित किए और इसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसकी स्थापना की गई, उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। जैसे हम जानते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो सारे डिस्कशंस हुए उसमें ऐसा प्रॉमिस किया गया कि डिप्रेस्ड क्लास को भी अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और इसका विरोध करते हुए गांधी जी ने अपना अनशन स्टार्ट किया। इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर रैमसे मैकडोनाल्ड ने 1 दिसंबर 1931 में माइनॉरिटीज़ और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की घोषणा की और गांधी जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने जान जाने तक तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं ये डिप्रेस्ड क्लास की मांग पूरी नहीं होने दूंगा। और इसके तहत उन्होंने पुणे के एरोडा जेल में आमरण अनशन स्टार्ट किया और फाइनली 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी जी के बीच में इस पूना पैक्ट का निर्माण हुआ, जिसे हम पुणे करार भी कहते हैं, पूना पैक्ट भी कहते हैं। फिर आता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो सेकंड इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन था, माइलस्टोन था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 4 अलग अलग फोर्सेस का इसमें रिप्रेजेंटेशन था, जैसे इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन कम्युनलिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और इंडियन प्रिंसेस। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की एक तरफ बहुत बड़ी शुरुआत थी आगे जाके। इसके जो एक मेन फीचर्स हैं वो शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं। इसके मेन फीचर्स में एक ऑप्शन दिया था स्टेट्स को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत उनको कहाँ ज्वाइन होना है कि नहीं, ये एक ऑप्शन दिया था। डिवीजन ऑफ पावर का एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे सेंट्रल और स्टेट्स को अलग अलग पावर्स मिलेंगे। डायरेक्टियल सिस्टम जो था सेंट्रल लेवल पे उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर, ये भी एक इसका खास फीचर था। लेजिस्लेचर्स पावर्स जो था उसको थोड़े रिस्ट्रिक्शंस दिए गए थे और एटोनॉमी जो था वो सिर्फ नाम के लिए उसका एटोनॉमी था। इंडियन काउंसिल सेक्रेटरी एंड स्टेट जो थे उनको भी बहुत सारे पावर्स इसके तहत दिए गए।
लेकिन कांग्रेस के जो लीडर्स थे जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना करते हुए, इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि मशीन विथ स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स एंड नो इंजन, मतलब 1935 के एक्ट को उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा मशीन तो है विथ स्ट्रॉन्ग इंजन, लेकिन इसको ब्रेक्स नहीं है। तो पंडित नेहरू ने इस एक्ट की बहुत सारी आलोचना की और इसको नापसंद किया। इसकी कुछ मुख्य खामियां भी थी दोस्तों, जैसे कि डायरेक्ट सेंटर, जो भारतीय सदस्यों को गवर्नमेंट में नियंत्रण मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिला था। और एक खामी थी कि ऑप्शन जो दिया था स्टेट्स को कि उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत, वो एक ऑप्शन बहुत गलत साबित हुआ दिखा आगे। जैसे हम जूनागढ़ और हैदराबाद का भी एग्जाम्पल और कश्मीर का भी इशू उसी की वजह से रेज हुआ। प्रिविलेज्ड पोजीशन ऑफ स्टेट्स जो था वो भी एक बहुत बड़ी खामी थी। और कम्युनल अवार्ड जो लेजिस्लेचर्स को अपने रिप्रेजेंटेशन कम्युनल अवार्ड के बेसिस पे दिए थे, वो भी शायद उसकी एक खामी थी जो कांग्रेस के लीडर्स को लगती थी। फिर फाइनली दोस्तों हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन हुआ 1946 में, मतलब बंटवारे के पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389 मेंबर्स थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो 299 ही रह गए। पहले वीडियो में तो हमने सब देखा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। अब इसके कुछ हाइलाइट्स हम देखते हैं शॉर्ट में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसकी 165 सीटिंग्स हुई, 165 दिन के लिए वो उन्होंने बैठ के काम किया फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन। जो इसका फॉर्मेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ और 9 दिसंबर 1946 से लेके 24 जनवरी 1950 तक 12 वॉल्यूम्स में, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कैट भी कहते हैं, उन्होंने इसका ड्राफ्टिंग किया। जो इसका बैकग्राउंड था वो भी हमने देखा है कि शायद नेहरू रिपोर्ट हो, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, वो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। ड्राफ्टिंग जो थी शायद दोस्तों हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन पहले 2 दिन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर बाद में जो राजेंद्र प्रसाद थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बन गए। सर BN राव जो एक सिविल सर्वेंट थे, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले जज भी थे और प्रेसिडेंट भी थे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के या ड्राफ्टिंग कमेटी के वो एडवाइज़र चुने गए। राव ने जो एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल्स थे। और बाद में बहुत सारे डिस्कशंस के बाद, डिबेट्स के बाद और अमेंडमेंट्स के बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स बने दोस्तों। उसी दरमियान जो अमेंडमेंट्स आए थे 7635 अमेंडमेंट्स जो आए थे, उसमें से 2473 अमेंडमेंट्स को डिस्पोज किया गया। 11 सेशंस हुए 165 डेज में और 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा का फाइनल सेशन जो था, अंतिम सेशन जो था 24 जनवरी 1956 को हुआ और हर एक मेंबर्स ने संविधान की 2 कॉपियों पे साइन किया। एक हिंदी कॉपी थी और एक इंग्लिश ओरिजिनल हैंड रिटन कॉपी थी। हर एक पेज को डेकोरेट किया गया। शांति निकेतन के जो कलाकार थे जो राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, इन्होंने हर एक पेज को इस पे डेकोरेट किया। कैलीग्राफर जो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्होंने इसकी कैलीग्राफी की। संविधान को देहरादून में प्रकाशित किया गया। इसकी फ़ोटोलिथोग्राफी जो थी वो सर्वे ऑफ इंडिया ने की। और फाइनली एस्टिमेटेड कॉस्ट जो था दोस्तों संविधान सभा का, वो 6 करोड़ 3 लाख रुपए था। तो फाइनली दोस्तों हमने देखा कि बहुत सारे लेजिस्लेशन जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में थे वो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग तक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक कैसे जर्नी हुई,
कैसे इसका गठन हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेटिंग्स हुए, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये हमने सब पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी देखा। तो पिछला वीडियो और ये वीडियो देख के आप पूरा जो प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 तक आप समझ सकते हैं। दोस्तों, ये था पूरा जर्नी फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके 12 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए हैं, जिसे हम कैड भी कहते हैं, लेकिन मैंने 2 लेक्चर्स में इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश की ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग पार्ट लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।